आज शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन होगा सिविल इंजीनियरिंग के वेरी फेमस सब्जेक्ट बीएमसी के चैप्टर नंबर 2 कंक्रीट से। हाय गाइस, मलका वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो सीमेंट पर था जिसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख ले। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, इन वीडियो से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एएन जेईएन में कैसे सवाल आते हैं एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सब भी मालूम हो जाएगा। एंड दोस्तों, इस बार आपको ये वीडियो अपने सिविल के दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है। मैंने टारगेट रखा है 6000 व्यूज का एंड 500 लाइक्स का। तो जैसे ही टारगेट कंप्लीट होगा आपके लिए नेक्स्ट रिवीजन वीडियो बीएमसी पार्ट 3 अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको जल्द से जल्द और यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड करूं। So don't forget to like, share, comment and subscribe. Now let's start. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बीएमसी के चैप्टर नंबर 2 कंक्रीट से। इसमें जिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं रिवीजन कराऊंगी वो है पहला कंक्रीट का इंट्रोडक्शन, देन सेकंड कंक्रीट के डिफेक्ट्स, देन थर्ड कंक्रीट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, देन फोर्थ कंक्रीट की स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इट, then fifth is concrete workability and factors affecting to it, sixth is measurement of workability, then seventh is concrete durability and factors affecting, eighth one very important admixtures का role, then first one is concrete का introduction। concrete जिन raw material से बनता है वो है lime या cement, then coarse aggregate जिसे मैं CA से represent करूंगी, then fine aggregates FA से represent करूंगी, then water and sometimes admixtures also। इसमें लाइम या सीमेंट का रोल होता है बाइंडिंग का एंड कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट का रोल होता है बेसिकली बॉडी फॉर्म करने का और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का एंड वाटर बेसिकली वर्केबिलिटी और हाइड्रेशन के काम में आता है। दोस्तों, मैंने वर्केबिलिटी और हाइड्रेशन की डेफिनेशन पिछले वीडियो में समझाई है। नाउ मूविंग ऑन टू ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की ग्रेड्स डिनोट की जाती है M5, M10, मतलब M एंड उसके पास एक नंबर से। M का मतलब होता है मिक्स। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछते हैं मिक्स प्रोपोर्शन से, जिसमें बताना होता है सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट का रेशियो क्या लेते हैं। M5 ग्रेड के लिए रेशियो होता है 1:5:10 का, M10 के लिए 1:3:6 का, M15 के लिए 1:2:4 का, M20 के लिए 1:1.5:3 का, M25 के लिए 1:1:2 का। दोस्तों, इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है। M10 पकड़ लो आप, 1:3:6 होता है। इनका समेशन 1 + 3 + 6 इज बेसिकली 10 विच इज M10। आप देखो फाइन एग्रीगेट की वैल्यू ही चेंज हो रही है। जो कोर्स एग्रीगेट है वो तो फाइन एग्रीगेट का डबल है। M5 याद करना बहुत ईजी है। फाइन एग्रीगेट होगा 5 एंड कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंगली डबल विच इज 10। दोस्तों, आप M20 को देखो, उसका थोड़ा अजीब सा है, तो M20 वियर्ड को आप याद रखना विच इज 1:1.5 जिसका डबल है 3 एंड सिमिलरली बाकी भी। दोस्तों, मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं एएन या जेईएन एग्जाम्स के अंदर, तो आप मेरी रिवीजन वीडियोस को कुछ दिनों का गैप देकर 3 से 4 बार देखें ताकि आपको वैल्यूज याद हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू फाइननेस मॉडुलस, जिसमें फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड से काफी सवाल पूछते हैं। फाइन सैंड का फाइननेस मॉडुलस होता है 2.2 से 2.6 के बीच। मीडियम सैंड के लिए आप +0.3 और कर दो, 2.6 से 2.9 एंड कोर्स सैंड के लिए +0.3 और कर दो, 2.9 से 3.2। अब हम बात करेंगे कंक्रीट में होने वाले डिफेक्ट्स की। पहला डिफेक्ट है क्रैक्स। बेसिकली क्रैक्स आते हैं फ्रीजिंग की वजह से, कंक्रीट में हाई वाटर सीमेंट रेशियो होने की वजह से, अनसाउंड मटेरियल्स की वजह से एंड क्रैक से ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है कंक्रीट की। दोस्तों, ये जो भारी शब्द दिख रहे हैं आपको, वाटर सीमेंट रेशियो, ड्यूरेबिलिटी, इनके बारे में वीडियो में मैंने आगे बताया है।
सेकेंड डिफेक्ट इज एफ्लोरेसेंस, जो कि बेसिकली वाइट पैचेस ऑन सीमेंट होता है और उससे स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन थर्ड डिफेक्ट इज सेग्रीगेशन। दोस्तों ये टर्म आगे बहुत बार काम आएगी, तो आप अभी ध्यान से सुन लो। सेग्रीगेशन का मतलब है जो रॉ मटेरियल्स हैं कंक्रीट के, उनका एक दूसरे से अलग हो जाना। फॉर एग्जांपल कोर्स एग्रीगेट का फाइन एग्रीगेट से अलग हो जाना, या फिर वाटर का मिक्स से अलग हो जाना। तो इस डिफेक्ट से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एंड सेग्रीगेशन डिफेक्ट्स होने के कारण है, पहला बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस वाटर होना कंक्रीट में, सेकंड बहुत हाइट से कंक्रीट को प्लेस करना। देन अगला डिफेक्ट है ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट एंड सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेग्रीगेशन का मतलब रॉ मटेरियल्स का अलग अलग हो जाना, एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब जो भी मिक्सचर में एक्सेस वाटर है उसका सरफेस पे आ जाना। सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग दोनों ही डिफेक्ट से कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दोस्तों ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट को कम करने के लिए कंक्रीट मिक्सचर में पोज़ोलाना, फाइनेस्ट सीमेंट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स को ऐड कर सकते हैं। देन अगला टॉपिक है कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग। वैसे इस टॉपिक से एएन जेएन में ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए कंक्रीट कैसे बनता है, क्योंकि आगे इसकी टर्म्स काम आती है और मे भी एक दो सवाल आ भी जाए। कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग का पहला स्टेप है बैचिंग, जिसका मतलब जो रॉ मटेरियल्स है कंक्रीट के उनको मेजर करके इकट्ठा करना और बैचेस में प्लेस करना। बैचिंग के भी दो तरीके होते हैं। पहला वेट बैचिंग, जो कि इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए होता है क्योंकि इसमें बल्किंग ऑफ सैंड करेक्शन नहीं लगाना होता। जो दूसरा तरीका है वॉल्यूम बैचिंग का, उसमें बल्किंग ऑफ सैंड करेक्शन को अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए वो स्मॉल वर्क्स के लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपको बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी और इसके बारे में डिटेल में सॉइल चैप्टर में बताऊंगी। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड इज बेसिकली सैंड में कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण जो सैंड की वॉल्यूम है उसका इंक्रीज होना। आपको पता है लोग इससे बहुत कमाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे सैंड खरीदनी है और जो सैंड बेचने वाला है वो सैंड के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट डाल दे जिससे बल्किंग ऑफ सैंड हो जाए। मुझे लगेगा कि मेरे पास सही वॉल्यूम आई है, बट ये तो बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से इंक्रीज होकर दिखाई गई है, एक्चुअल में वॉल्यूम कम ही है, तो ये धोखा है। इसलिए सैंड खरीदते वक्त बल्किंग ऑफ सैंड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा स्टेप है मिक्सिंग। मिक्सिंग हम करते हैं ताकि यूनिफॉर्म कलर, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ गेन कर सके। एंड मिक्सिंग टाइम पूछते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 2 मिनट। और दोस्तों ज़्यादा मिक्सिंग करने से सेग्रीगेशन हो जाता है। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट करने के दो तरीके हैं। पहला हैंड मिक्सिंग, देसी भाषा में बोले तो फावड़े से करना 2 से 3 मिनट। दूसरा तरीका है मशीन मिक्सिंग, इससे हमें बेटर क्वालिटी मिलेगी और ऑब्वियसली रेट इसकी फास्ट होगी। दोस्तों इसके डिनोशन का एक तरीका होता है, फॉर एग्जांपल 300 बाई 245 लीटर्स, विच मीन्स अगर हम मिक्सचर में 300 लीटर्स रॉ मटेरियल डालेंगे तो वो हमें देगा 245 लीटर्स ऑफ कंक्रीट। तीसरा स्टेप ऑफ कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग है ट्रांसपोर्टिंग। इसमें एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि कंक्रीट मिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते वक्त सेग्रीगेशन ना हो जाए। इसमें एक और बात का ख्याल रखा जाता है, जो भी टाइम लिया जाता है मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, इन प्रोसेस में वो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट से कम ही होना चाहिए। दोस्तों मैंने पिछली सीमेंट की वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बताया था, उनके इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम बताए थे। तो जस्ट टू चेक यू, आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। दोस्तों कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग का फोर्थ स्टेप है प्लेसिंग। इसमें एक ही बात याद रखनी है कि मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होने पर सेग्रीगेशन हो जाता है। देन अगला स्टेप है कॉम्पैक्शन। दोस्तों कॉम्पैक्शन के बारे में मैं डिटेल में आपको सॉइल में बताऊंगी। कॉम्पैक्शन का मतलब है एंट्रैप्ड एयर को रिमूव करना। कॉम्पैक्शन करने से डेंसिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है। कॉम्पैक्शन ना करने का नुकसान भारी है। 5% भी अगर वॉइड्स रह गए तो स्ट्रेंथ 30% कम हो जाती है और 10% वॉइड से 60%। कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग का अगला स्टेप है फिनिशिंग। फिनिशिंग की जाती है ताकि कंक्रीट सरफेस स्मूथ हो, लेवल्ड हो और उसकी अपीयरेंस अच्छी लगे। इसके 3 तरीके हैं, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग एंड ट्राउलिंग, जिसे मैं SFT से याद रखती हूँ। एग्जाम में कभी स्क्रीडिंग का पूछ लेते हैं, जिसका मतलब एक्सेस कंक्रीट को टॉप सरफेस से रिमूव करना।
कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग का आखिरी स्टेप है क्योरिंग, देसी भाषा में जिसे तिराई करना बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्योरिंग करने का टेम्परेचर पूछ लेते हैं जो कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योरिंग करने से कंक्रीट अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी गेन कर लेता है और क्योरिंग से श्रिंकेज भी कम हो जाता है। दोस्तों, क्योरिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि 7 दिन क्योरिंग करने से अपना स्ट्रक्चर 50% स्ट्रॉन्ग हो जाता है और 1 महीने में उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड देयर टेस्ट। इसमें पहला वो है जिसके लिए कंक्रीट बहुत फेमस है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्यूब या सिलेंडर के स्पेसिमेंस तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, बहुत बार इनकी साइज पूछते हैं। क्यूब की साइज होती है 150 इंटू 150 इंटू 150 mm एंड सिलेंडर की साइज होती है 150 mm डायमीटर एंड 300 mm हाइट। 3 स्पेसिमेन लिए जाते हैं, उनकी एवरेज स्ट्रेंथ और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। एंड दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ वेरिएशन होती है उन 3 स्पेसिमेंस की, वो 15% ऑफ एवरेज से हमेशा कम होनी चाहिए। देन एक फेमस क्वेश्चन 2 तरीके से पूछते हैं। क्यूब स्ट्रेंथ 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है एंड सिलेंडर स्ट्रेंथ 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात चल रही हो और FCK का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। FCK इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ which means वो strength below which not more than 5% of test results are expected to fail। दोस्तों, ये definition objectives में बहुत बार पूछी गई है। Then second type of strength is flexural tensile strength, जिसे modulus of rupture भी बोलते हैं। इसमें 2 important सवाल बनते हैं। पहला जो मोल्ड साइज होता है 150 इंटू 150 इंटू 700 mm और इसका फॉर्मूला FCR इज इक्वल टू 0.7/FCK डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेंथ है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें इसका फॉर्मूला ही पूछते हैं विच इज सिग्मा इक्वल्स टू 2p/πdl। P इज अप्लाइड लोड, D इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर, L इज लेंथ ऑफ सिलेंडर। नाउ अगर इन चारों की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो क्यूब स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, देन सिलेंडर, देन टेंसाइल एंड देन स्प्लिट टेंसाइल। दोस्तों, ये जितने भी टेस्ट हमने देखे उन्हें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलते हैं क्योंकि क्यूब तैयार किए जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करके उनकी स्ट्रेंथ का पता किया जाता है। दोस्तों, इनके अलावा भी टेस्ट होते हैं जिन्हें हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलते हैं, जिनसे बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हम प्रॉपर्टीज़ इवैल्यूएट कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स भी नहीं होगा। इसकी हमें ज़रूरत पड़ी ताकि हम न्यू कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी चेक कर सके एंड उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी चेक कर सके। कभी कभी इनके मेथड के नाम ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, जो कि होते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, रिबाउंड हैमर टेस्ट एटसेट्रा। दोस्तों, रिबाउंड हैमर टेस्ट से सरफेस की स्ट्रेंथ को अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ। पहला है बहुत ही फेमस, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, वाटर सीमेंट रेशियो, विच इज बेसिकली मास ऑफ फ्री वाटर अपॉन मास ऑफ सीमेंट मिक्स। नाउ वाटर सीमेंट रेशियो कैसे अफेक्ट करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को, ये अब्राम लॉ से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, which says water cement ratio is proportional to 1 upon strength। इसका मतलब अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाया जाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और सही बात भी है, वाटर सीमेंट बढ़ाना मतलब वाटर कंटेंट बढ़ाना, और अगर कंक्रीट में वाटर ज़्यादा हो गया तो वर्केबिलिटी तो अच्छी हो जाएगी पर स्ट्रेंथ तो कम हो ही जाएगी ना। तो कंक्रीट में अगर वाटर सीमेंट रेशियो राइट अमाउंट में है तो कंक्रीट का अच्छा कॉम्पैक्शन होगा और स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज एयर वॉइड्स। बताया था मैंने आपको, एयर वॉइड्स इंक्रीज होने से स्ट्रेंथ कम हो जाती है, अभी जस्ट पीछे बताया। देन थर्ड फैक्टर इज एज ऑफ सीमेंट। एज ऑफ सीमेंट बढ़ने से स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में तो बढ़ती है बट लेटर कम हो जाती है। देन फोर्थ फैक्टर, सीमेंट इज टू एग्रीगेट का रेशियो बढ़ाने से अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब दोस्तों, अगला फैक्टर ध्यान से सुनना, बहुत बार इससे सवाल पूछा गया है। अगर हम एग्रीगेट की शेप एंगुलर लेते हैं तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और अगर राउंडेड लेते हैं तो वो वर्केबिलिटी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये याद कर लो अच्छे से, बहुत बार सवाल पूछा गया है।
मूविंग ऑन टू लास्ट फैक्टर कॉम्पैक्शन। ये बताया मैंने आपको, अगर वॉइड रह जाता है 5% तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है 30%। अब मैं आपको दो टाइप के मिक्स का आइडिया देती हूँ। पहला है रिच मिक्स जिसमें हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, दूसरा लीन मिक्स जिसमें लो ग्रेड कंक्रीट होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए कि रिच मिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा सीमेंट होती है। नाउ मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, विच मीन्स ईज विथ विच कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड विदाउट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। पहला पॉइंट है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इंक्रीज करने से वर्केबिलिटी तो इंक्रीज होती है बट स्ट्रेंथ कम हो जाती है। देन सेकेंड पॉइंट, सीमेंट कंटेंट इंक्रीज करने से ऑब्वियसली वर्केबिलिटी कम ही होगी। थर्ड पॉइंट, एग्रीगेट साइज इंक्रीज करने से वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, अगर एग्रीगेट स्मूथ है, राउंड है, क्यूबिकल शेप का है तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू दोज एग्रीगेट्स जिनका टेक्सचर है रफ एंड शेप है फ्लेकी। देन फिफ्थ पॉइंट, वेल ग्रेडेड कॉन्क्रीट ज़्यादा वर्केबल होते हैं। अब मैं बताती हूँ वेल ग्रेडेड कॉन्क्रीट और पुअरली ग्रेडेड कॉन्क्रीट क्या होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, वेल ग्रेडेड कॉन्क्रीट में सभी साइज के एग्रीगेट प्रेजेंट होते हैं एंड पुअरली ग्रेडेड कॉन्क्रीट में किसी भी एक साइज का एग्रीगेट प्रेजेंट होता है। एंड दोस्तों, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करने से सेग्रीगेशन को अवॉइड किया जा सकता है। नाउ पांचवा फैक्टर जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है एडमिक्सचर्स। दोस्तों, वीडियो में आगे मैंने एडमिक्सचर्स के बारे में डिटेल में बताया है, इनका खुफिया राज बताया है, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। अभी फिलहाल आप ये जान लो कि एडमिक्सचर्स को इंक्रीज करने से वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। देन अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। 4 तरीके से मेजर करते हैं। पहला टेस्ट होता है स्लम्प टेस्ट। ये एक फील्ड टेस्ट है जिससे कंसिस्टेंसी मेजर की जाती है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बातें बताऊंगी वो सवाल एग्जाम में आते हैं तो आप ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव में स्लम्प मोल्ड के डायमेंशंस बहुत पूछे गए हैं। दोस्तों, स्लम्प मोल्ड का टॉप डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर का, बॉटम डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर का एंड हाइट होती है 30 सेंटीमीटर की। स्लम्प मोल्ड में कंक्रीट को 4 लेयर्स में फिल किया जाता है एंड हर लेयर को 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिए जाते हैं। दोस्तों, अब ये जो चार्ट आपके सामने आएगा ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं एंड इसको याद करने का तरीका यही है, इसको बार बार आप देखो, क्वेश्चंस के फॉर्म में करो। जैसे कि मास कंक्रीट का स्लम्प बहुत बार पूछते हैं जो कि 25 से 50 mm होता है एंड सिमिलरली रोड कंस्ट्रक्शन का, बीम्स एंड स्लैब्स का, वाइब्रेटेड कंक्रीट का। दोस्तों, ये सब आपको याद बार बार देखने से होंगे। देन इम्पर्मिएबल वर्क और आरसीसी वर्क का स्लम्प गिवन है। देन सेकेंड वर्केबिलिटी मेजरमेंट टेस्ट है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। बेसिकली ये डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को मेजर करता है और उन कंक्रीट मिक्स के लिए होता है जिनकी वर्केबिलिटी लो या मीडियम होती है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज इक्वल टू मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। एंड दोस्तों, मीडियम वर्केबिलिटी के लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू होती है 0.92। देन तीसरा वर्केबिलिटी मेजरमेंट टेस्ट है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ये बेसिकली स्टिफ या ड्राई कंक्रीट मिक्स के लिए होता है। इसकी कंसिस्टेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है वीबी डिग्री में, विच इज रिकॉर्डेड टाइम एंड द टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। दोस्तों, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वर्केबिलिटी कम होगी। देन वर्केबिलिटी मेजरमेंट का आखिरी टेस्ट है फ्लो टेस्ट, जिसे हाई या वेरी हाई वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, लो से वेरी हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट मिक्स के लिए एक ऑर्डर है विच इज VCSF। V स्टैंड्स फॉर VB, C स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्शन, S स्टैंड्स फॉर स्लम्प, F स्टैंड्स फॉर फ्लो। इसका मतलब ये है जब हम V से F की तरफ जाएंगे तो जो कंक्रीट मिक्स है जो यूज किया जाएगा वो लो से वेरी हाई वर्केबिलिटी तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, विच मीन्स कैसी भी एक्सपोजर कंडीशंस हो उसमें हमारा कंक्रीट अच्छा परफॉर्म करे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट आर, पहला परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम लो वाटर सीमेंट रेशियो यूज करें, इफेक्टिव क्योरिंग करें, मैक्सिमम
कॉम्पैक्शन दे, एडमिक्सचर यूज करे, फॉर एग्जांपल सिलिका फ्यूम। सेकंड फैक्टर इज फ्रॉस्ट एक्शन एंड इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट। देन थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज सल्फेट अटैक। दोस्तों आपने ये वर्ड सल्फेट अटैक कितनी बार पढ़ लिया, अब मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट कि ये होता क्या है। जब हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स का और सल्फेट कंटेनिंग सोल्यूशन का रिएक्शन होता है तो फॉर्म होते हैं दो कंपाउंड्स, पहला कैल्शियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। नाउ दोस्तों इस कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड होता है और फिर कंक्रीट क्रैक हो जाता है। देन ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करने वाला चौथा फैक्टर है शुगर। ये बेसिकली एक रिटार्डिंग एजेंट है एंड इससे कोरोजन होता है, अल्टीमेटली एक्सपेंशन होगा कंक्रीट का और क्रैकिंग होगी। नाउ दोस्तों आखिरी टॉपिक है एडमिक्सचर्स। इसके बारे में आप एक एक बात ध्यान से सुनना। दोस्तों मैंने आपको बताया था वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने से वर्केबिलिटी तो इंक्रीज होती है पर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कम हो जाती है। नाउ हम चाहते हैं कि स्ट्रेंथ भी अच्छी रहे और वर्केबिलिटी भी अच्छी रहे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एडमिक्सचर्स का। मतलब वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना विदाउट चेंजिंग वाटर कंटेंट या फिर वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करना विदाउट चेंजिंग वर्केबिलिटी। दोस्तों एडमिक्सचर्स के यूज से सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट भी कम हो जाता है, केमिकल अटैक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड हमारा कंक्रीट वाटर प्रूफ हो जाता है। एडमिक्सचर के यूज से इनिशियल सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है और अर्ली स्ट्रेंथ गेन भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के एडमिक्सचर्स के बारे में बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर यूज करने से हम लो सीमेंट कंटेंट रखते हुए भी अच्छी कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज सुपर प्लास्टिसाइजर। नाम से चल रहा पता है इसका काम ज़्यादा अच्छा है, लो वाटर सीमेंट रेशियो होने पर भी वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तीसरी प्रकार का एडमिक्सचर है एयर एंट्रेनर्स। बेसिकली सीमेंट मिक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है एयर बबल्स को। ये बनते हैं विंसल रेजिन, वेजिटेबल फैट्स। मैंने आपको पीछे भी बताया है एयर एंट्रेनर से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर 1% एयर हो तो 5% स्ट्रेंथ का लॉस होता है। इसका यूज़ है एयर एंट्रेनर से वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन कम हो जाता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट कम हो जाता है। चौथे टाइप का एडमिक्सचर है एक्सेलरेटर। नाम से चल रहा पता है कि ये एक्सेलरेट कर देता है रेट ऑफ सेटिंग को। कैल्शियम क्लोराइड एक टाइप का एक्सेलरेटर है। एग्जाम में पूछते हैं कि कितना % यूज किया जाता है तो इसका आंसर है 2%। इसको यूज करते हैं कोल्ड एरियाज में। पांचवें टाइप का एडमिक्सचर है रिटार्डर्स। नाम से चल रहा है पता कि इससे सेटिंग टाइम लेट आती है और इनिशियल स्ट्रेंथ गेन भी धीरे होता है। रिटार्डर के एग्जांपल है कैल्शियम सल्फेट, शुगर, जिप्सम एंड इसको यूज करते हैं हॉट वेदर में। देन एडमिक्सचर का अगला टाइप है ब्लीडिंग एजेंट्स। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट को रोकने के लिए हम एयर एंट्रेनर्स, पैराफिन वैक्स, एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं। देन एडमिक्सचर का आखिरी टाइप है पोजोलोना, जिसकी खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती बट लाइम की प्रेजेंस में उसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बन जाती है। पोजोलोना के एग्जाम्पल है फ्लाई ऐश, बर्न्ड क्ले, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और पोजोलोना के एडिशन से ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।